जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, गोयला क्लासेस आपके लिए एक फाउंडेशन कोर्स लाया है जिसमें हम आपको, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक आपको पढ़ाया जाता है। वैसे ही अलग अलग विषय होता है, जैसे अगर मैं इकोनॉमिक्स को लूँ तो क्लास 9 से आपको पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से गोयला क्लासेस कोशिश कर रहा है कि आपको जो आपका IAS का जो फाउंडेशन कोर्स है उसको बेसिक से पढ़ाया जाए, क्योंकि जो बुनियाद है वो NCERT है। तो NCERT का एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज शुभारंभ करते हैं हिस्ट्री का, और हिस्ट्री को मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 6 से। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हमारा क्लास 6 का जो हिस्ट्री में पहला चैप्टर हम देखते हैं वो है अवर पास्ट। अवर पास्ट। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पर आप देखेंगे अवर पास्ट लिखा हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पर लिखा है अवर पास्ट, यानी कि ये प्लूरल फॉर्म में है। प्लूरल, ये बात आपने ध्यान देनी है, वरना यहाँ पर ये भी हो सकता है अवर पास्ट। तो क्या फर्क है इससे? फर्क ये है क्योंकि इसको प्लूरल फॉर्म में इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो भी आज के समय में आपको लोग दिखते हैं, जो आज का समाज है वहां पर आपको जो लोग दिखते हैं उनका जो पास्ट है वो एक सा नहीं है, वो अलग अलग है। कैसे? एक तरफ व्यापारी होते थे जिन्हें हम मर्केंट्स कहते थे, सौदागर होते थे। वहीं पर एक तरफ किसान होते थे, फार्मर्स होते थे। तो फार्मर्स का जो पास्ट है वो अलग है, वो उन्होंने ज़्यादा शोषण सहा है। वहीं पर जो मर्केंट्स, जो सौदागर होते थे, उन्होंने उनकी तुलना में उतना शोषण नहीं सहा है। वहीं पर कुछ एरिस्टोक्रेसी फैमिली होती थी, यानी कि कुलीन वर्ग होता था, उनका जो पास्ट है वो कुछ अलग होगा। वैसे ही मजदूर होते थे, लेबर क्लासेस होती थी, उनका जो पास्ट है वो अलग होता था। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि कुछ जो जातियां हैं, कुछ ऊंची जातियां होती थी, कुछ नीची जातियां होती थी, इसी तरह से सभी का पास्ट अलग है। इसीलिए यहां पर आप देख रहे होंगे कि NCERT ने यहां पर अवर पास्ट यानी कि सिंगुलर नहीं लिखा है, प्लूरल लिखा है अवर पास्ट। राइट? यानी कि समाज में आज जो भी जितने लोग हैं उनका कहीं ना कहीं जो उनका पास्ट है वो अलग अलग दिखता है। राइट? आइए शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें दिखता है। यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन करेंगे, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। फिर हम देखेंगे फ्रॉम हंटिंग टू गैदरिंग। और इस तरह से आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10, यानी कि जब क्लास 6 में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो ये जो 10 चैप्टर हैं वो पढ़ाए जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जो लेक्चर है बहुत लंबे ना बने, और कहीं ना कहीं आपको जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपको दिया जाए एक आसान शब्दों में। और मेरा आपसे एक निवेदन है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके बाद आप NCERT को जरूर पढ़िए। राइट? और कोई भी प्रश्न होता है आप फ्री हैं गोयला क्लासेस पे संपर्क करने के लिए। राइट? आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे जो पहला इसका जो अध्याय है, जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। यानी कि यहां पर हम देखने वाले हैं कब, क्यों, कैसे, इस तरह के क्वेश्चन, जो प्रश्न बनते हैं वो हम देखने वाले हैं। राइट? तो यहाँ पर देखिए NCERT शुरुआत क्या करता है। यहाँ पर अब ऑब्वियसली बात है क्लास 6 की है तो कुछ आपको बचकाना दिख सकता है, परंतु मैंने हमेशा माना है कि जो प्रश्न बचकाने में हम सीखते हैं, जो बचपने में हम सीखते हैं, वो प्रश्न काफी खूबसूरत होते हैं। राइट? क्योंकि वो साधारण होते हैं और साधारण चीज ही कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाती है। राइट? तो आइए देखिए यहाँ पर जो लक्ष्मी, माफ कीजिएगा, जो NCERT शुरू होती है वो कहती है कि जो रशीदा है वो अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी नजर एक छोटे से शीर्षक पर पड़ी। 100 साल पहले। उसने सोचा क्या कोई जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था? ठीक है, मतलब एक बच्ची है, उसके मन में प्रश्न आया कि इतने साल पहले, 100 साल पहले या 200 साल पहले ऐसा होता था। तो उसके मन में आया ऐसा हो सकता है, चलो 20 साल पुरानी बात हो, 30 साल पुरानी बात हो, वो अपने पापा से पूछ सकती है, या पापा के भी पापा उसे बता सकते हैं। परंतु अगर हम बात करते हैं 1000 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, ये कैसे? राइट? तो आइए वही हम देखते हैं, इसमें बताने का प्रयास किया गया है। तो यहां पर है कि यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर लिखा है, एक सेकेंड, यहां पर लिखा है, हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं? व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अब हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं? जैसे कि बहुत सारी बातें जान सकते हैं कि हमारा समाज कैसा था। क्या हमारा समाज एक बार्बरिक था? बार्बरिक मतलब जंगली लोग थे। या हमारा समाज, एक हमारी जो सोसाइटी थी, क्या वो बैंड सोसाइटी थी? अब आप पूछेंगे सर ये बैंड सोसाइटी क्या होती है? अभी फिलहाल मैं इतना बता देता हूं कि बैंड सोसाइटी का मतलब होता है, जैसे कि उसकी तुलना में आज की सोसाइटी से करूं तो आज की सोसाइटी में जो भी नियम है वो लिखित होते हैं। जैसे कि संविधान हमें मिलता है, जिसमें संविधान में आपके अधिकार हैं। अगर आप एक समाज के एक आम नागरिक हैं तो आपके पास अपने अधिकार हैं, और उससे भी जो मजबूत अधिकार होते हैं वो मौलिक अधिकार हैं, वो सारे लिखित हैं।
ठीक है। परंतु उस समय जो अगर मैं बैंड सोसाइटी की बात करूं, सबसे पहले तो उसका जो आकार होता था काफी छोटा होता था और कहीं ना कहीं वहां पर कुछ भी लिखित नहीं होता था। जो भी अगर वो लोग कोई भी नियम पालन करते थे तो वो किसी लिखित के द्वारा नहीं करते थे, राइट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं बैंड सोसाइटी के जो नियम है वो इतने मजबूत नहीं होते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमें क्या पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे थे। हंटर्स थे, जानवर को मारते थे। गैदरर थे, गैदरर मतलब होता है कि जैसे कि आपने जानवर को मारा और कहीं ना कहीं उसका मांस जो है, उससे जो भी आपको प्राप्त हुआ है, चाहे उसकी खाल प्राप्त हुई है, वो आपने कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा करी। अब इकट्ठा आपने क्यों किया है, अपने लिए किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है उस समय हम कहते हैं जैसे आइस एज, कहीं ना कहीं काफी ठंड है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए अपना खाने का इंतजाम पहले ही कर लेते थे, या आपका परिवार था, आपके बच्चे थे, तो आप क्या करते थे, जो भी हंटिंग करते थे वो अपने बच्चों के लिए ले जाते थे। और यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से हमने ये भी देखेंगे कि जो बाहर के जो जो लोग हैं, बाहर से मेरा तात्पर्य है जैसे एक भौगोलिक स्थिति होती है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो भारत है, उससे भी बाहर से लोग आए, उन्होंने कहीं ना कहीं भारत में उन्होंने अपने आप को सम्मिलित किया, चाहे वो एक सौदागर के रूप में आए, और कहीं ना कहीं हमें दिखा कि भारत की कहीं ना कहीं संस्कृति बदलने लगी, राइट। तो ये सब जवाब जो हमें मिलेंगे वो इसी इतिहास से मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं ये सब, और इसके अलावा भी हम हमारे इतिहास के द्वारा अतीत की बातें जान सकते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होती हैं। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में आपको ऐसा एक मैप दे रखा है। इस मैप से हमें क्या एक तजुर्बा लेना है, वो ये लेना है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कीर्तिहार के बारे में बता रखा है। कीर्तिहार आपने देख लेना है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, ये कीर्तिहार, ये सुलेमान, ठीक है, ये एक पर्वत श्रृंखला है कीर्तिमान, और ये आपका माफ कीजिएगा कीर्तिहार और सुलेमान। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आपने नोट कर लेना है, यहाँ पर आपने देख लेना गारो हिल्स देख लेना है जो मेघालय में पड़ते हैं। गारो जानती, आपको पता ही होगा ये बातें, गारो हिल्स हो गए। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे नर्मदा। तो इस तरह से आपको ये मैप दे रखा है। फिर ये जो मैंने आपको ये जो लोकेशंस दिखाई हैं, जो स्थान दिखाए हैं, इनके बारे में कुछ बता रखा है। जैसे यहाँ पर भी गंगा और सोन नदी का जो मिलन हो रहा है, गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है यानी कि जो सहायक नदी है वो सोन है। सोन के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना था, स्थापित हुआ था, जिसको हम मगध साम्राज्य कहते हैं, जो मगध किंगडम है उसके बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं क्या क्या बता रखा है। फिलहाल आपने ये जो मैप है इसमें जो भी मैंने आपको लोकेशन ट्रेस कराई है वो आपने ध्यान देनी है। आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे नर्मदा के बारे में। एनसीईआरटी में क्या बता रखा है, पहले चैप्टर में ये बता रखा है कि नर्मदा ऐसी जगह थी जहां पर हमें दिखते थे जो लोग इस जगह पे रहते थे, इस जगह पे रहते थे नर्मदा वाला, वहां पर ये लोग काफी एक्सपर्ट थे मतलब निपुण थे अपने कार्य में, कि ये क्या करते थे, बहुत अच्छे गैदरर्स थे। गैदरर्स मतलब मैंने आपको बताया था जैसे कि ये लोग हंटिंग करते थे, हंटिंग के बाद जो भी जानवर से जो भी इन्हें प्राप्त होता था उसे इकट्ठा कर देते थे, एक गुफा के अंदर इकट्ठा कर देते थे। अब वो इकट्ठा क्यों करते थे, या अपने लिए करते थे या अपने परिवार के लिए करते थे, वो एक अलग प्रश्न है, परंतु यहाँ पर हम देखेंगे वो इकट्ठा करते थे। और नर्मदा वाला जो क्षेत्र है ये वाला, इसके आसपास ये लोग रहते थे, क्योंकि ज्यादातर ये देखा जाता है क्योंकि जीवन जो है बिना पानी के तो कभी भी हो ही नहीं सकता, चाहे वो वर्तमान क्यों नहीं है। तो उस समय पर भी हमें दिखता है कि ज्यादातर जितने भी जो समाज स्थापित हुए वो कहीं ना कहीं एक नदियों के ही तट पर स्थापित हुए। तो जो नर्मदा नदी है उसके पास जो भी लोग पाए गए थे वो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट थे, गैदरर्स थे। एक्सपर्टीज किस में थी, इनकी गैदरिंग में थी, और कहीं ना कहीं ये अपने जो खाना है उसको इकट्ठा करते थे, और कहीं ना कहीं ये जो हमारे जो फ्लोरा है, जो हमारा वनस्पति है, उसको अच्छी तरह जागरूक थे कि इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, इससे क्या हमें मदद मिल सकती है। मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि इनको उन पत्तों से जड़ी बूटी बनाना आता था। तो ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर लिखा है जैसे कि वे जानवरों का शिकार करते थे, क्योंकि मैंने बताया अगर गैदरर्स थे तो कहीं ना कहीं शिकार करते थे और गैदरिंग करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब वो सुलेमान और कीर्तर हिल्स, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया था, ये वाला क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये है सुलेमान और कीर्तर। तो यहाँ पर हमें देखा जाता है कि जो औरत और आदमी है उन्होंने पहली बार, हमें ये दिखता है 8000 वर्ष पूर्व कहीं ना कहीं पहली बार यहाँ पर हमें दिखा कि फसल उगाई, ठीक है। क्या करा, फसल उगाई। और फसल में भी कौन कौन सा आप है, आपका है वीट और बार्ले, वीट और बार्ले यानी कि गेहूं और जौ को इन्होंने यहां पर उगाया 8000 वर्ष पूर्व, यह हमें पता चलता है। आगे देखते हैं गारो हिल के बारे में। गारो हिल जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मेघालय में है, और मेघालय अब अच्छी तरह जानते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में है, और नॉर्थ ईस्ट तो आजकल न्यूज में भी काफी है, जैसा कि आप जानते हैं मणिपुर में क्या चल रहा है,
ठीक है, तो गारो हिल्स में हम देखेंगे, और खासकर गारो हिल को इसको जोड़ा गया है विंध्यास के साथ। विंध्या आप जानते हैं विंध्या पर्वत श्रृंखला है, तो विंध्या के साथ जुड़ा गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर काफी जो खेती थी, जो कृषि था, उसका काफी विकास हुआ था, और यहाँ पर जितनी भी जगह हैं वहां पर कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि जो चावल है वो बड़ी अच्छी मात्रा में उगाया जाता था। और खासकर ये जो चावल उगाया जाता था, जो विंध्या की जो पर्वत श्रृंखला है उसके उत्तरी तरफ, नदन साइड ऑफ दी विंध्या माउंटेन रेंजेस, ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे सिंधु नदी के बारे में, जिसे हम रिवर इंडस भी कहते हैं। तो रिवर इंडस में हमें ये प्राप्त होता है, जैसे कि हम जानते हैं जो रिवर इंडस है उसमें हमें सभ्यताएं दिखती हैं। जैसे अगर मैं सबसे पुरानी सभ्यता की बात करूं तो वहां पर मेहरगढ़ हमें दिखता है। मेहरगढ़ लगभग एनसीईआरटी के हिसाब से हमें 4700 वर्ष पूर्व दिखाता है, और कहीं ना कहीं इसको 5000 वर्ष भी माना जाता है, एक कुछ, क्योंकि इन वर्षों का ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि कार्बन रेटिंग के द्वारा ही हमें पता चलता है, और कार्बन रेटिंग सटीकता नहीं होती है। परंतु एनसीईआरटी के हिसाब से आपने याद रखना है 4700 वर्ष पूर्व हमें यहाँ सभ्यता दिखती है, और सभ्यता मैंने बता दिया इसको मेहरगढ़ हम कहते हैं। और वहीं पर हम देखेंगे, जिसको हम ज्यादातर पढ़ते हैं भारत के इतिहास में, इसका एक अहम हिस्सा है जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो 2500 ईसा वर्ष पूर्व हमें जो हड़प्पा सभ्यता है वो भी हमें, जो सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके आसपास ये सभ्यता हमें दिखती है। ये बात हमें याद रखनी है। आगे देखते हैं, अब गंगा और उसकी जो सहायक नदी है सोन, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक साम्राज्य आपको दिख रहा है, मगध। जैसे कि हम आगे जितना बढ़ते रहेंगे तो हम जब 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे, जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो आपको उसमें से एक जो सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो इनका मिलन है, यहाँ से गंगा आती है, आपको पता ही है, यहाँ से दक्षिण से आपके सोन आती है, तो यहीं से इसके नीचे आपका एक मगध साम्राज्य बना था जो काफी शक्तिशाली था, और कहीं ना कहीं आज वर्तमान में ये बिहार का हिस्सा माना जाएगा। तो ये बात आप देख रहे होंगे, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो आप देख रहे होंगे बिहार, स्टेट ऑफ बिहार, ये बता दिया है, ऑलरेडी मैंने बताया आपको। आगे देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, पहले पिक्चर को देखिए। पिक्चर में आपको देख रहा होगा कुछ लोग हैं वो कहीं ना कहीं माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी कि जिसे हम आज के समय में पलायन कहते हैं, जिसमें आजकल आपको दिखता है जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ जो गांव हैं वो खाली होते जा रहे हैं। उसका पीछे का जो कारण है वो है जीविका, लाइवलीहुड, और जो राज्य सरकार होती है उसके लिए काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति होती है गांव की वो विलुप्त होती जाती है। और ये पलायन को रोकने के लिए आपको पता ही है हमारा जो सरकार है काफ़ी काम करती रहती है जिससे कि रोजगार मिले। तो वही देखते हैं क्या अब ये जो भी बात मैंने बताई है आपको, उसका इससे क्या संबंध है, क्योंकि ये तो मैंने वर्तमान की बात की है। इसका संबंध है आपका जीविका। तब भी ये था कि लोगों को जीविका के लिए कहीं ना कहीं पलायन करना पड़ता था, और भी कारण था, जैसे कि उस समय लोगों के पास इतनी तकनीक नहीं थी कि अपने आप को वो गर्म रख पाएं। तो जो भी चुनौतियां होती थी, एक प्राकृतिक जो चुनौतियां होती थी, जो नेचुरल जो डिजास्टर होते थे, उनसे भी बचने के लिए वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाया करते थे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हिल्स हैं, जो माउंटेन्स हैं बड़े बड़े, और रेगिस्तान है, हिमालयाज हैं, और इस तरह से क्या है कि कहीं ना कहीं ये क्या करते थे कि एक जगह से जब ये दूसरी जगह जाना चाहते थे तो इस तरह की चुनौतियां इन्हें दिखती थी। इस तरह के जो आपको दिख रहे हैं कि बड़े बड़े पर्वत इनके समक्ष आ जाते थे, बड़ी बड़ी नदियां इनके समक्ष आती थी, क्योंकि उस समय जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उस समय तकनीक इस स्तर की नहीं थी कि ये कुछ इस चुनौती को झेल पाते। परंतु इनमें से कुछ ऐसे थे जो काफी हट्टी मतलब जिनको करना ही था तो वो कर लेते थे, और एक स्थान से दूसरी जगह पे वो आराम से चले जाया करते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर भी वो जाते थे, कारण क्या था, लाइवलीहुड, जीविका। कारण क्या था, जीविका, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आगे देखते हैं, और ये भी देखिए, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कहीं पर सूखा पड़ जाता था, कहीं पर बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती थी, तो उस चुनौती से भी निकलने के लिए ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में पलायन करते थे। तो यहां से हमने देखा कि अगर मैं तुलना करूं, क्योंकि तुलना करना बहुत जरूरी होता है समझने के लिए, आज का पलायन और तब का पलायन में अगर समानता हम देखें तो जीविका है। परंतु आज जो मुख्यतः पलायन इसलिए नहीं होता है कि
जो हमारे की बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया है, क्योंकि आजकल हमारी तकनीक इतनी अच्छी है कि हमें इनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, परंतु उस समय पड़ता था। आजकल अगर बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो सरकार अपना जो जो योगदान है वो काफ़ी अच्छी तरह निभाती है। और आपके पास, अगर आप ऐसे स्थान में फंसे हुए हैं, तो आपके पास जो भी जीवन के लिए प्राथमिकता होती है, जो भी अनाज होता है, इस तरह की जो भी वस्तुएं होती हैं, वो आप तक पहुंचाई जाती हैं। परंतु उस समय ऐसा नहीं था। तो इस तरह से तुलना करके आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहां पर हमें दिख रहा है कि जैसे कि जो नाम है आजकल हमें दिखता है इंडिया और भारत। जैसे कि आप संविधान पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा है, अगर मैं अनुच्छेद 1 की बात करूं तो वहां पर लिखा है इंडिया डेट इज भारत। तो इंडिया और भारत का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका उत्तर कि ये पड़ा कैसे, इसका उत्तर हमें इतिहास देगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इतिहास की खूबसूरती यही है कि वर्तमान में अगर कुछ है तो क्यों है, कैसे है, वो हमें इतिहास से पता चलता है। तो आइए देखते हैं आज जो शब्द है इंडिया और भारत, जो हमारे देश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका जो उद्गम है वो कैसे हुआ। आइए देखते हैं। तो यहां पर ये बताया गया है कि जो 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 शब्द है इंडिया, ये कहीं ना कहीं आया है इंडस से। और इंडस को संस्कृत में सिंधु भी कहा जाता है। इंडस को संस्कृत में सिंधु भी कहा जाता है। तो इंडस बोले सिंधु बोले एक ही बात है। आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया था क्योंकि उस समय जीविका के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह आते थे। और एक जगह से दूसरी जगह से मेरा केवल ये तात्पर्य नहीं था कि देश के अंदर, मेरा तात्पर्य ये भी था कि यानी कि यूरोप से भी, सेंट्रल एशिया से भी लोग भारत की तरफ आते थे। अगर मैं आपको मध्यकालीन इतिहास की बात करूं, तो अगर मैं एक रोमन साम्राज्य की बात करूं, तो रोमन साम्राज्य जो कहीं ना कहीं 650 से 675 एडी में टूटा था, पर उससे पहले भी वो भारत से व्यापार करता था, जैसे काली मिर्च, मसाले, इस तरह से। तो कहने का मेरा यह मतलब है कि लोग एक देश से दूसरे देश में आते थे, व्यापार के लिए आते थे। और उस समय देखिए कोई एरोप्लेन तो चलते नहीं थे, तो यानी कि अगर वो कोई भी सफर करते थे तो काफी सालों का वो सफर होता था। अगर वो भारत में रहते थे तो काफी सालों तक रहते थे। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इसकी वजह से क्या होता था कि जो संस्कृति होती थी उनका मिलन होता था और एक नई तरह की संस्कृति उत्पन्न होती थी। आइए, अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसीलिए नाम जो होता है, नाम भी संस्कृति पे निर्भर करता है। जैसा नाम आपको पता चलेगा ये किस संस्कृति का है। उदाहरण, अगर मैं बोलूं इस लड़के का नाम टॉम है, टॉम, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये यूरोप से आया हुआ है, यानी कि ये अंग्रेज है। वहीं पर मैं बोलूंगा इस व्यक्ति का नाम राम है, तो आप समझ जाएंगे ये भारत से ताल्लुक रखता है। तो देखिए, नाम से भी हमारी क्या होता है, एक पहचान होती है। तो यहीं पर हम देखेंगे, इसीलिए भारत और जो इंडिया नाम है वो हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, कुछ क्या होता था कि जो ईरानियन है और कुछ ग्रीक हैं, वो कहीं ना कहीं जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है हमारा, वहां से एंट्री करते थे, क्योंकि उस समय जो दर्रे हैं वो वहीं पाए जाते थे। जैसे कि आप जानते ही हैं, जो हमारे मोहम्मद गौरी है वो खैबर पास से आया था, खैबर दर्रे से आया था। तो ये दर्रे से आते थे, यानी कि ये उत्तर पश्चिमी हिस्से से आते थे और कहीं ना कहीं ये भारत में आते थे। और इनका कुछ जो 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 इनकी भाषा होती थी, जो इनकी बोली होती थी, वो कुछ अलग होती थी। वो आज भी आपको दिखता है कि बोलने का तरीका अलग होता है, उसका उच्चारण अलग होता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये लोग क्या करते थे कि कहीं ना कहीं इंडस के बदले ये लोग हिंडोस या इंडोस बोलते थे। इंडोस, इंडस नदी को, ठीक है, इंडस से तो ये कहीं ना कहीं अच्छी भली भांति ये वाकिफ थे, फैमिलियर थे। तो इंडस को ये इंडस नहीं बोलते थे, बाकायदा हिंडोस या इंडोस बोलते थे, हिंडोस या इंडोस। ईरानियन ज्यादातर हिंडोस बोलते थे और ग्रीक ज्यादातर इसको इंडोस। तो यहीं से उत्पन्न होता है, इंडोस से क्या उत्पन्न होता है, इंडिया। इंडोस से उत्पन्न हुआ इंडिया। तो इंडिया जो आपको शब्द मिलता है वो इस तरह से उत्पन्न होता है। इसके पीछे श्रेय जाता है या तो ग्रीक वालों को या ईरानियन को, क्योंकि ईरानियन ने एक शब्द दिया हिंडोस, जो ग्रीक वालों को इंडोस समझ में आया और इंडोस से हमें क्या मिला, इंडिया। आइए भारत को भी देख लेते हैं। भारत शब्द कहां से आता है। देखिए, भारत शब्द जो आता है यहाँ पर, एक जो हमारा भारत का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर कुछ कबीले के लोग रहते थे, कुछ लोग रहते थे। तो उनको कहीं ना कहीं ऋग्वेद में कहीं ना कहीं उनको भारत नाम से दर्शाया गया है। और कहीं ना कहीं जो हमारा संस्कृत का जो पहला जो हमारा वेद है,
ठीक है, क्योंकि पहला वेद हमारा संस्कृत में लिखा गया है जिसका नाम है ऋग्वेद, जो लगभग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया है। वहां पर कहीं ना कहीं ये आपको इसके बारे में बताया गया है कि उत्तरी पश्चिम में जो लोग रहते थे उनको भारत कहते थे। वहीं से हमें दिखता है कि जो भारत शब्द है हमारे देश के लिए इस्तेमाल किया गया। तो यहां से हम समझ पाए हैं कि इंडिया कहां से आया, इंडोस से, हिंडोस बना, इंडोस बना, फिर इंडिया बना। और यहां पर हमें ऋग्वेद में जो वर्णन है कि उत्तरी पश्चिम में कुछ लोग रहते थे, वो भारत वंश के थे, तो वहीं से हमें भारत शब्द मिला। इसीलिए आपको फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि अनुच्छेद 1 में इंडिया डेट इज भारत शब्द मिलता है। तो ये है इसका उद्गम, जेनेसिस आपका ये है जो हमें एनसीईआरटी की क्लास 6 से हमें मिलता है। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं कि फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में पता लगाना। अतीत के बारे में पता लगाने के काफ़ी हमारे पास स्रोत हैं। जैसे कि सबसे पहला आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो उनमें से ही जो है एक तरीका होता है कि हम किताबें पढ़ सकते हैं, जो कुछ लिखी हुई चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हैं, पुरानी किताबें। पुरानी किताबों से मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि आजकल की किताबें, क्योंकि आजकल की किताबों में तो पन्ने हैं और उस समय पन्नों का आविष्कार तो हुआ नहीं था। जैसे कि हम जानते हैं पन्नों का आविष्कार चाइना ने करा है, परंतु उस समय पन्ने नहीं थे, तो उसमें किताबें कैसी होती थी? लिखा हुआ जरूर होता था, संस्कृत में लिखा होता था, परंतु लिखा जाता था पत्तों में, पाम लीव्स होती थी उसमें लिखा जाता था। जो आपकी पेड़ होता है उसको खरोचा जाता था, उसमें से एक प्लेट जैसी निकलती थी, उसको उस पर लिखा जाता था। तो इस तरह की जो किताबें हैं उस समय की, उनको हम कहते हैं मनुस्मृति। क्या कहते हैं? मनुस्मृति। क्योंकि जो मनु शब्द है वो एक लैटिन शब्द है। मनु का मतलब होता है हाथ, यानी कि हाथों द्वारा लिखा गया। आजकल की जो बुक्स होती हैं वो तो प्रिंटिंग होती है, राइट? तो उस समय जो मनुस्मृति शब्द है वो मनु का मतलब है हाथ, एक लैटिन शब्द है मनु, मतलब है हाथ से लिखी गई। तो यहां पर आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये इस तरह की पिक्चर आपको दिख रही होगी। तो इस तरह से ये एक हो सकता है कि लकड़ी की छाल हो, उसमें लिखा जाता था। और यहां पर आप देख रहे होंगे ये ज्यादातर किसमें लिखा जाता था? जो हमारा ताड़ के पत्ते होते थे, पाम लीव्स होते थे, उसमें लिखा जाता था, ठीक है। और या तो ये क्या किया जाता था, जो हमारा बार्क होता है ट्री का, उसमें से बिर्च मतलब उसका कहीं ना कहीं छाल जो होती है लकड़ी की, उससे निकाला जाता था और उसमें लिखा जाता था। तो इसी को कहते हैं मनुस्मृत। अब ज्यादातर क्या होता था कि ये जो मनुस्मृति लिखी जाती थी ये संस्कृत में लिखी जाती थी, परंतु हमें कहीं ना कहीं जो प्रकृत भाषा है उसमें भी हमें ये दिखता है। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तब आपको समझ में आएगा कि संस्कृत भाषा जो थी वो केवल जो ब्राह्मण्स होते थे उन्हीं के लिए होती थी। बाकी जो अन्य लोग हैं, जो वर्ग के अन्य लोग थे, चाहे वो कुछ पिछड़े वर्ग के लोग थे, वो लोग संस्कृत भाषा को नहीं सीख सकते थे, इसीलिए उनको कुछ समझ में नहीं आता था। तो यही देखते हुए बहुत सारे शासक आए जिन्होंने अपना जो भी नियम है या अपने जो भी विचार हैं उनको संस्कृत के अलावा जो भाषा है प्रकृत, जो आम लोगों की भाषा थी, उसमें भी दर्शाया, जो हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल हमें ये याद रखना है कि हमें जो मनुस्मृति मिलती है वो मुख्यतः दो भाषाओं में मिलती है, एक है संस्कृत और एक है प्रकृत, राइट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में वर्कर्स दिखाए गए हैं, यानी कि उस समय के जो ऐसे लोग जो कुलीन वर्ग के नहीं है, जो एरिस्टोक्रेसी फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं। देखिए इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस और मनुस्मृति में क्या फर्क है? मनुस्मृति लिखी गई है, कहीं पर इंस्क्रिप्शन भी लिखे जाते हैं, परंतु ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो मेटल होता है, मेटल में खुदे हुए होते हैं, या कोई पत्थर होता है उसमें खुदे हुए होते हैं, इसको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और जो इंस्क्रिप्शंस हम देखेंगे आगे चल के, जितना हम जैसे अशोक के बारे में जब हम पढ़ेंगे अशोक का धम्म क्या है, वो क्या था, वो सब इंस्क्रिप्शंस थे, वो हम आगे देखेंगे। तो मनुस्मृति और इंस्क्रिप्शन में फर्क क्या है? फर्क ये है, मनुस्मृति एक छाल में लिखी जाती थी या एक पत्तों में लिखी जाती थी, और जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो ज्यादातर मेटल में लिखे जाते थे या किसी न किसी चट्टान में लिखे जाते थे। आगे देखते हैं। अब और भी तरीके होते थे जिसके द्वारा हम प्राचीन इतिहास के बारे में समझ सकते थे। जैसे खुदाई द्वारा हमें कुछ बर्तन मिलते हैं, कुछ आकृति मिलती हैं, कुछ टेराकोटा मिलता है। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी से बनाए हुए जो खिलौने होते हैं, वो हमें मिलते हैं। तो उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्राचीन इतिहास था वहां पर किस तरह के विचार थे, किस तरह की संस्कृति थी। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर से मैंने आपको बताया ये चीज। और जो ये इस तरह से खुदाई करके जो इन वस्तुओं को एकत्रित करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो लोग कहलाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। जैसा कि आप जानते होंगे, जैसे भारत का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है
वो 1861 का बना हुआ है, 1861। ये बात आपने याद रखनी एग्जाम वाइज भी। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो कब का बना है, 1861। और वो आज भी आप देखते हैं खुदाई करता रहता है। जैसे आप हड़प्पा की तरफ जाइए तो कहीं ना कहीं नए नए आविष्कार होते रहते हैं, क्योंकि जितनी खुदाई होगी उतना नए नए आविष्कार होते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब देखिए, जो हिस्टोरियन होते हैं, ठीक है, यानी कि जो स्कॉलर्स हैं, वो इस पास्ट के बारे में पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं ये जो मनुस्मृति हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, और चाहे वो खुदाई है, उसके द्वारा जो प्राप्त हमें कोई भी वस्तुएं हैं, चाहे बर्तन है, चाहे टेराकोटा है, उसको स्टडी करते हैं। और कहीं ना कहीं दिन पर दिन हमें कहीं ना कहीं नई खोज मिलती है, और हमारी कहीं ना कहीं जो थ्योरीज होती हैं या आइडियोलॉजीज होती हैं वो बदलती रहती हैं। अब देखिए, एक उदाहरण से मैं आपको ये समझा देता हूं कि मैंने जब ये वाक्य बोला कि आइडियोलॉजीज बदलती रहती हैं, उससे मेरा क्या तात्पर्य है। पहले ये देख लेते हैं आइडियोलॉजीज क्या होती है। देखिए, आइडियोलॉजीज मतलब होता है जहां पर एक चीज को सच मान लिया जाता है साक्ष्य के आधार पर। यानी कि आइडियोलॉजीज हमेशा बायस की तरफ होती है, पक्षपात करती हैं। ठीक है, आइडियोलॉजीज क्या करती है, पक्षपात। जैसे मानते हैं मैंने एक हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करी और मुझे पता चलता है कि जब तक मेरी जितनी भी मेरी खुदाई है उस हिसाब से मैंने एक आपको आइडियोलॉजी दे दी है कि सबसे बड़ी जो साइट है वो है मोहनजोदारो। सबसे बड़ी जो साइट है वो है मोहनजोदारो। तो ये साक्ष्य के आधार पर मैंने आइडियोलॉजी दे दी। परंतु फिर खुदाई हुई और कई वर्षों बाद ये पता चला कि एक राखीगढ़ी साइट निकली है हड़प्पा की, वो तो काफी बड़ी है। तो कहीं ना कहीं आज वर्तमान में हम मोहनजोदारो को सबसे बड़ी साइट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे राखीगढ़ी को, क्योंकि राखीगढ़ी बाद में खुदाई द्वारा निकली है और कहीं ना कहीं उसकी संस्कृति मेल करती है हड़प्पा सभ्यता से, और उसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा है। तो आज की खोज के हिसाब से, आज के साक्ष्य के आधार पे हम कह सकते हैं सबसे बड़ी साइट क्या है, राखीगढ़ी। तो आप समझ पाए होंगे इस उदाहरण से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि साक्ष्य के आधार पे जो आइडियोलॉजीज होती हैं वो बदलती रहती हैं और वर्तमान में आगे भी बदलती रहेगी, क्योंकि जब तक ये खोज होती रहेगी हमें कहीं ना कहीं जो सच है वो प्राप्त होता रहेगा, सच के करीब हम जाते रहेंगे। राइट, तो ये बात इसमें लिखी गई है। तो इसीलिए हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छी बातें लिखी होती हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं आपको एकदम साधारण शब्दों में आप तक पहुंचाने की। आगे देखते हैं अंत में क्या है, व्हाट डू डेट मीन्स। जैसे डेट होता है ना, जैसे आपने देखा होगा बीसीई होता है, एडीई होता है, एडी होता है, एनो डोमिनी, ये क्या है ये सब चीजें। देखिए, सिंपल सी बात है, एक डेट मानी गई है, एक तारीख, जब हमारे यीशु का जन्म हुआ था उसको एक तारीख मानी गई है, उसको 0 माना गया है। अब मानते हैं इस पॉइंट पे यीशु पैदा हुए हैं तो इसको 0 मान लिया। अगर समय आगे बढ़ रहा, अब इसका एक फ्यूचर होगा यानी कि आगे होगा भविष्यकाल, और पीछे होगा भूतकाल यानी कि पास्ट। तो यहां पर जो हम आगे बढ़ते हैं इसको हम एडी कहते हैं, अन्नो डोमिनी, और पीछे का हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, जैसे आज का जो वर्ष है, अगर मैं बोलूं 2023 है, तो इसको मैं एडी भी कह सकता हूं, एडी 2023। और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम एडी के आगे एडी नहीं लगाते क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है, क्योंकि आज की बात है। तो 2023 को मैं एडी 2023 भी लिख सकता हूं। और अगर इससे पूर्व की बात है, 0 से इधर की बात है, पुरानी बात है, तो यहां पर मैं कहूंगा, जैसे कि मैं कह सकता हूं 2500 बीसी यानी कि ईसा पूर्व। यानी कि अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करूं तो ज्यादातर 2500 बीसी को इसको माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई थी। तो आज के हिसाब से कितना हो जाएगा, यहां पर 2500 यहां तक आएगा, 0 तक, यानी कि यहां यीशु पैदा हुए थे, और आज हमारा 2023 है, तो आप सीधे से जोड़ सकते हैं। तो ये 3 हो गया, 2 हो गया, 5, यानी कि आज से लगभग 4000 या 4500 साल पुरानी बात है जब हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आई। तो इस तरह से आपने देखना है। और वर्तमान में हम ज्यादातर एडी के बदले हम सीई का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सेकंड से मिटा देते हैं, ईडी के बदले हम सीई का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि कॉमन एरा, और बीसीई के बदले हम बीसीई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए एडी और बीसी इसमें क्राइस्ट आ रहा है, और एनो डोमिनी मतलब इन द ईयर ऑफ यीशु। ठीक है, जब यीशु मतलब अस्तित्व में थे, वास्तविकता में थे। तो यहां पर यीशु आ रहा है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर धर्म को दर्शा रहा है जो है क्रिश्चियनिटी। वर्तमान में आप जानते ही हैं हर देश कहीं ना कहीं अब एक इक्वल हो चुका है, ज्यादातर सेक्युलर हैं। तो इसीलिए एक धर्म को ना दर्शाया जाए, ग्रेगोरियन कैलेंडर एक धर्म पे ना सीमित रहे, इसीलिए इसको एक कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा मान लिया गया है। तो समझदारी ये है कि जब भी आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप कोशिश करिए जो बिफोर क्राइस्ट है उसको बीसीई में लिखने का, और जो
एन्नो डोमिनी है उसको सीई कॉमन एरा में लिखने का, और जो हिंदी माध्यम के हैं वो ईसा पूर्व लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है, ये हमें कहां से मिलता है, जो हमारा चैप्टर 1 है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि आईएएस का जो कोर्स है, जो फाउंडेशन कोर्स है, आप देख ही रहे होंगे किस तरह से आपको बेसिक में पढ़ाया जा रहा है एकदम, जिससे कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो, और जहां फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तो आपकी वहां मेंस राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे मात्र आपको गोयला क्लासेस की तरफ से ये ऑफर किया जा रहा है केवल 2999 का, और जल्दी जल्दी आपने ये ऑफर ले लेना है, अन्यथा आपको फिर बाद में कुछ समय पश्चात ये आपको डबल रेट में मिलेगा। तो आपने फटाफट एनरोल कर लेना है, और जरूर बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हैं, तो आपके कमेंट का हम हमेशा स्वागत करते हैं। तो मैं यहीं से लेक्चर एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।